जय हिंद सभी भाइयों को। आज हमारी इकोनॉमी की पांचवी और आखिरी क्लास होने वाली है। तो जिन्होंने भी अभी तक सारे वीडियोज नहीं देखे, प्लीज जाकर के आप देखो। वहां से कुछ सवाल तो आपके आने कंफर्म है, और आप एक बार कर लो तो सारे लोगों से एक दो सवाल ज्यादा करके आओगे, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो प्लीज जाकर के देखो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, वरना फंस जाओगे आप मैक्सिमम और हाई कटअप के चक्कर में। ठीक है। आज जो है आखिरी क्लास होने वाली है। इसमें हम ऐसे टॉपिक्स करेंगे जो आपको बहुत अपना अपना सा लगेगा, जैसे गरीबी, है ना, बेरोजगारी, ये सारी चीजें हम देखेंगे और आज खत्म करेंगे। बाकी एक दो टॉपिक्स बच जाएंगे, जैसे 5 ईयर प्लान, सेंसस, है ना, तो इसको हम अलग से कर लेंगे। बाकी आज हम बाइंड अप करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख चुके थे, कल हमने ये ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले कहाँ से? पॉवर्टी यानी गरीबी से। ठीक है। कहाँ से? पॉवर्टी यानी गरीबी से। तो गरीबी क्या है, क्या आपको बताने की जरूरत है? नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें होती है। देखो, एक शब्द होता है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, अंत्योदय योजना। अंत्योदय का मतलब होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि गरीब से गरीब आदमी का कल्याण हो। ठीक है, उसको ऊपर उठाया जाए, उसी को हम अंत्योदय कह देते हैं। आगे बढ़े। वर्ल्ड में जितने भी गरीब हैं, ये सब एनसीईआरटी का डेटा है। वर्ल्ड में जितने भी गरीब हैं उसके 20% लगभग, या 1/5 भारत में रहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना अगर स्टेटमेंट में आ जाता है। अब देखो, दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने कल एक आपको बात बताई थी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ना एक थ्योरी दी उन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसको हिंदी में कहते थे धन निकासी का सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज जो है उस वक्त क्या कर रहे हैं कि हमारी संपत्तियां यहाँ से ले जा करके अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और उस तरीके से खोखला कर रहे हैं। ये ड्रेन वेल्थ में उन्होंने बताया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में उन्होंने बताया था। ठीक है, और इसके अलावा वो कई सारी चीजें ले जा रहे हैं, सामान तो ले ही जा रहे हैं, यहाँ से जो काबिल लोग हैं उनको भी उठा करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल कर, आज भी देखो ना, ब्रेन ड्रेन एक शब्द चलता है कि अच्छे दिमाग वाले लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, है ना। तो ये बातें इसमें बताई। उसके बाद उन्होंने कहा, इसी किताब में कटाक्ष करते हुए कहा कि जो आम आदमी का जीवन है इस देश में, भारत में, वो अपराधिक जीवन निर्वाह लागत उससे भी कम है। इसका मतलब क्या है, समझो कि अंग्रेजों के जेल में जैसा जीवन लोग काट रहे हैं, कैदी लोग जीवन काट रहे हैं, ठीक है, उससे भी गया गुजरा जीवन है जो बाहर के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं। ठीक है, उन्होंने उस समय बताया कि इनकी तकरीबन सालाना आय सिर्फ 20 रुपए है। तो आप सोचो कि क्या जिंदगी जी रहे होंगे। ये सारी बातें किन्होंने बताई? दादा भाई नौरोजी ने। एक और बात उन्होंने कही, 3/4 का फैक्टर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे मैंने फैक्टर का मतलब क्या बताया था आपको, जहां भी फैक्टर शब्द आएगा आप समझ लेना प्रोडक्शन या उत्पादन की बात हो रही है। तो उत्पादन में मैंने 4 फैक्टर बताए थे, क्या क्या? जमीन होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, मजदूर होने चाहिए, और एक उद्योगी होना चाहिए, उद्यमपति होना चाहिए। इसमें से 3 सबसे जरूरी है, क्या क्या? पूंजी, पैसा और पब्लिक यानी आदमी। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो उन्होंने भी यही बात कहा कि देखो, फैक्टर जो है ना, उत्पादन के 3 ही फैक्टर काम के हैं, 3 ही घटक काम के हैं। कौन कौन से? पूंजी, पब्लिक और जमीन। बाकी जो चौथा है ना, उस वक्त का चौथा कौन था? उद्यमी कौन था? अंग्रेज था या बाहरी शासक लोग थे। तो ये सारे हैं ना, ये किसी काम के नहीं है, इसलिए 3/4 फैक्टर हैं जो कि काम कर रहे हैं हमारे देश में। ये बात किसने कही? दादा भाई ने। इतनी बात आपको समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। अब देखो, कई सारे नीतियों के तहत जब प्रसार किया गया, चीजें देखी गई, एनालाइज किया गया, तो गरीबी क्यों ना कई भागों में बांटा गया, कई तरीके से बांटा गया। जो मुख्यतः बांटा गया ना, वो 4 तरीकों से। पहला, जिसको क्रोनिक कहा जाता है, हिंदी कहते हैं दीर्घकालिक। इसमें क्या होता है कि कोई गरीब, वैसा गरीब जो लंबे समय तक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो गरीबी चली है, जैसे मान लो कोई भिखारी है। ठीक है, जनरली क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भीख मांगने का ही काम कर रहे हैं, तो वैसे गरीब हो रहे हैं, उनको हम किस में रखते हैं? क्रोनिक में। क्रोनिक का मतलब हिंदी में होता है गंभीर, गंभीर वाले जो गरीब है वो। दूसरा होता है चर्निंग। चर्निंग का हिंदी क्या होता है? परिवर्तनीय। तो नाम से ही कंफर्म है कि इसमें परिवर्तन आते रहता होगा। कभी वो गरीब हो जाते हैं, एकदम बॉर्डर लाइन पर जो लोग हैं, जैसे मान लो मजदूर है, जैसे सीजन आया, काम चल रहा है तो ठीक है, खत्म हो गया तो फिर वो क्या हो गया? गरीब हो गए। तो वैसे लोग। ओकेजनली का मतलब क्या होता है ना, अस्थायी। कई बार लोग इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ओकेजनली में क्या होता है कि ज्यादातर टाइम आदमी अमीर ही होता है, लेकिन कई बार, कभी मान लो उसका काम नहीं चल रहा है या कोई दिक्कत आ गई अचानक से, तो कई बार साल में एक आध समय आता है
कि उसे गरीबी भी झेलना पड़ता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिएंट पुअर भी कह देते हैं, ओकेजनल पुअर, याद रखना ये बात। और नेबर पुअर मतलब, ये तो आपको नहीं पता होगा, खैर आपको कैसे पता, आपको क्रोनिक पता होगा। नेबर और नन पुअर का मतलब होता है कभी भी जो गरीब ना हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। अब देखो गरीबी के लिए क्राइटेरिया क्या है, मापदंड क्या है, आप कैसे कहो कि कोई आदमी गरीब है, किस आधार पर कहोगे? उसके लिए हम देखेंगे कि कई सारी समितियां हैं, कई सारे उन्होंने सिफारिशें दी हैं, बट जो बेसिक है जो अभी चल रहा है वो क्या है, वो आधार क्या है, किस आधार पर हम देखते हैं? पहला ये कि जो मिनिमम कैलोरी इनटेक है, कैलोरी क्या होता है, क्या आपको पता है? हिंदी माध्यम मालूम है? आप खाना जो खा रहे हैं, जो भी भोजन ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, उसमें आप क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं। ऊर्जा की जो इकाई होती है ना, कई सारी होती है, लेकिन जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं इकाई, वो कौन सा होता है? कैलोरी। तो कितना कैलोरी आप एक दिन में ले रहे हो, उसके आधार पर गरीबी देखा तय की गई। तो वो क्या थी कि अगर आप 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में ले पा रहे हो, देखो रूरल लिखा हुआ है ना, और 2100 कैलोरी कहाँ ले पा रहे हो? शहरी क्षेत्र में ले पा रहे हो, तो आप गरीबी रेखा से बाहर। इसको याद रखने का तरीका है 21-24। शहरी लोगों को कम खाना चाहिए, कम खाना पसंद करते हैं, गांव के लोग थोड़ा ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो 21-24 का रेशियो याद रखना, 21 और 24। दूसरा एक और आधार बनाया गया, क्या कि जो लोग उपभोग कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं, कि तकरीबन एक आदमी 816 रुपये खर्चा कर पा रहा है अपने खर्चे, खाने पीने पर, अपने कंजम्पशन पर, ठीक है। हर आदमी 816 रुपये का खर्चा कर पा रहा है, कहाँ पर? रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में। और 1000 रुपये खर्चा कर पा रहा है कहाँ पर? शहरी क्षेत्र में, तो वो गरीबी रेखा से बाहर होगा। इतनी बातें समझ आ गई। देखो गरीबी रेखा जब तय की जाती है ना, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, तब इसमें कोई भी सोशल फैक्टर, जो भी सामाजिक घटक है ना, इनको शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लो कोई अनपढ़ है या फिर किसी का हेल्थ खराब है, ये सब चीजें शामिल नहीं की जाती थी। अभी कई सारी चीजें ऐड की गई हैं नीति आयोग के तहत और एमपीआई के तहत, वो हम देखेंगे अभी कैसे कैसे। और इसी गरीबी रेखा को मापने के लिए एक यंत्र बनाया था अमर्त्य सेन ने। कौन सा यंत्र? सेन इंडेक्स। सेन इंडेक्स किसने दिया था? सेन सूचकांक इसको हिंदी में कहते हैं, अमर्त्य सेन ने दिया था। अब देखो कई सारी कमेटियां हैं जिन्होंने कई सारे सिफारिशें दी, जैसे सबसे पहले, अलग कमेटी बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो, दांडेकर और रथ कमेटी। क्या? दांडेकर और रथ कमेटी, डंडा लेकर रथ पर चले गए थे गरीबी कम करने, ऐसे याद रखना। दांडेकर और रथ रथ कमेटी, इन्होंने सबसे पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया गरीबी का, किसके आधार पर? व्यय के आधार पर। ये देखो एक्सपेंडिचर के बेसिस पर, एक्सपेंडिचर के बेसिस पर उन्होंने कहा कि एक आदमी प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी को पाने में हर दिन कितना खर्च कर रहा है। उन्होंने ऐसे हिसाब लगाया कि 2250 कैलोरी को पूरा करने में प्रति व्यक्ति अगर कोई आदमी पैसा कर पा रहा है, तो उसको हम गरीबी रेखा के बाहर मानेंगे। ये किसने कहा? वीएम दांडेकर के बाद। लेकिन जो सबसे मेन कमेटी है ना, जहां से मेन चीजें शुरुआत की, और इसको आज भी माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, इसीलिए हम इसको मेजरली पहला कह लेते हैं कि पहली कमेटी है जिसका रिकमेंडेशन माना जाता है। इन्होंने पहला एफर्ट किया पॉवर्टी लाइन को, गरीबी रेखा को किस पर, किसके आधार पर मापने की? कैलोरी के बेस पर, कैलोरी के बेस पर। ये डंडेकर वाला किस पर था? डंडेकर वाला व्यय पर आधारित था, खर्चे पर आधारित था। लेकिन अलग कमेटी किस पर आधारित था? ये कैलोरी के इंटेक पर आधारित था, कि कितना कैलोरी वो ले रहे हैं पर डे के हिसाब से। वही जो आज भी चलता है, 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी। ये अलग कमेटी ने कहा। कब की बात है? 1979 की बात है। आगे बढ़ जाए, फिर और कौन सी कमेटी आई? देखो पहले हमने देख लिया कि डंडा लेकर रथ पर चढ़े थे गरीबी करने, फिर वो अलग हो गए अलग कमेटी से। अब लकड़ी वाला आता है, लकड़ा वाला कमेटी, लकड़ वाला कमेटी भी कह देते हैं इसको हिंदी में। 1993 आता है लकड़ वाला कमेटी। ये भी किस पर आधारित था? कैलोरी पे आधारित था, कि कितना कैलोरी एक आदमी ले रहा है एक दिन में, उस पर हम लेंगे। और इसमें जो है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, खर्चा, ये सब, स्वास्थ्य पर कितना खर्चा आ रहा है, शिक्षा पर कितना खर्चा आ रहा है, ये सब डेटा इसमें शामिल नहीं किया गया था। किसमें? लकड़ वाला में। लकड़ी वाला था भाई, उसको इतनी बात समझ नहीं थी कि ये सब चीजें भी तो इंसान का हिस्सा है, उसके लिवलीहुड, उसके जीवन का हिस्सा है, इसको शामिल नहीं किया गया। उन्होंने एनएसएसओ का डेटा था कि कितना व्यक्ति पर व्यक्ति कितना कंजम्पशन कर रहा है, कितना उपभोग कर रहा है, उसका इस्तेमाल किया। किसने? लकड़ वाला कमेटी ने। आगे बढ़ जाए, ये कब की बात है? 1993 की। हमने देख लिया दांडेकर, रथ। दूसरा क्या देखा? अलग कमेटी, लकड़ वाला देख लिया। अब देखते हैं तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी आती है कब? 2009 में। 2009 में क्या होता है कि इसके हेड जो थे वो थे सुरेश तेंदुलकर।
ये इन्होंने करा कि कैलोरी बेस जो हम ले रहे थे उसको हटा करके इन्होंने कंजम्पशन बेस कर दिया। कंजम्पशन मतलब उपभोग पर आधारित, कैलोरी पर नहीं, उपभोग पर आधारित कर लिया। ठीक है, और इन्होंने जो है स्वास्थ्य और शिक्षा में जितना खर्चा रहा उसको शामिल किया। किसने? तेंदुलकर ने। इससे पहले ये चीजें शामिल नहीं होती थी। और इन्होंने यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बनाई, चाहे वो शहर हो, चाहे वो शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, सबके लिए यूनिफॉर्म होगा, समान होगा, ऐसा कोई अलग नहीं होगा। और इन्होंने एक वो कितने रुपए का कंजम्पशन हो रहा है उसका डेटा बनाया कि शहरी क्षेत्र में अगर आदमी 1,000 रुपए खर्च कर पा रहा है अपने उपभोग पर, अपने खाने पीने पर, या अपने पहनने ओढ़ने, जो भी जीवन के अपने जरूरी चीजें उन पर 8,000 रुपए खर्च कर पा रहा है, कहाँ पर? शहरी क्षेत्र में। और 816 रुपए खर्च कर पा रहे हैं प्रति माह, कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्र में। तो वो आदमी गरीबी रेखा से बाहर होगा, जो कि आज भी चलता है। ये किसकी देन है? तेंदुलकर कमेटी की। इसके बाद आता है रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन कमेटी जो है, इन्होंने उच्च गरीबी रेखा को प्रपोज किया कि हम भाई गरीबी रेखा में भी एक अलग अलग सीमा बनाएंगे कि घरेलू व्यय आधारित की एक घर का टोटल कितना खर्चा है। पहले हम क्या देख रहे थे? प्रति व्यक्ति। अब देखेंगे कि घरेलू खर्चा कितना है, उसके आधार पर गरीबी रेखा को भी हम अलग अलग करेंगे। इन्होंने कहा कि पॉवर्टी लाइन हम इस पर आधारित करेंगे कि शहरी क्षेत्र में अगर कोई 1407 रुपए प्रति माह खर्च कर पा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए, बहुत अटपटा सा डेटा है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना रंगाराजन का जो पैसा था वो ज्यादा था। किससे? तेंदुलकर से। तो इतना अगर कोई खर्च कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। इसके अलावा कौन कौन सी कमेटी आई? जैसे सक्सेना कमेटी, कोई पूछ दे किससे जुड़ी हुई है, हाशिम कमेटी किससे जुड़ी हुई है, ये सब की सब गरीबी रेखा से जुड़ी कमेटी है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है कौन? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। तो नीति आयोग आता है और एमपीआई क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल, देखो अब गरीबी को ना सिर्फ हम इनकम के आधार पर या फिर आय के आधार पर नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे उसको यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड मॉडल। ये क्या होता है यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड मॉडल? देखो यूएन जब आएगा, भले ही काम करे ना करे, लेकिन कागज पर तो एकदम इंसानों के लिए भगवान ही है यूएन, है कि नहीं? तो यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड मॉडल कहता है कि हम सिर्फ कमाई के आधार पर नहीं देखेंगे कि कोई व्यक्ति कैसा है, ठीक है ना, या वो गरीबी रेखा में है कि नहीं। हम ये भी देखेंगे कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी शिक्षा कैसी है, उसके बाकी जो रहने सहने की चीजें हैं वो कैसी है, उन सबको हम शामिल करेंगे और उसके आधार पर हम गरीबी रेखा डिसाइड करेंगे। ये कौन? नीति आयोग और एमपीआई का डेटा डिसाइड होता है इस पर। इतनी बात आगे समझ, आगे बढ़ जाए। अब आते हैं हेड काउंट रेशियो, यानी माथा गिनती अनुपात। ये क्या होता है? हेड काउंट रेशियो कुछ नहीं होता है कि कितने लोग बीपीएल में हैं टोटल पॉपुलेशन में। जैसे मान लो भारत की पॉपुलेशन है 1 करोड़, 1 करोड़ में मान लो 1 लाख लोग गरीबी रेखा में, तो 1 लाख लोग डिवाइडेड बाई 1 करोड़ और 100 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो गया? हेड काउंट रेशियो। कितने लोग बीपीएल में डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन। अब देखो गरीबी रेखा ना निर्धारित करने के अलग अलग चीजें बनाई गई। एक तो सबसे पुराना मेथड था क्या? इनकम बेस, की इनकम देख लो कितना आय है, उस हिसाब से जोड़ लो। दूसरा 2011 में जब ये हुआ, सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसके उसके समय क्या किया गया कि कुछ बातें कही गई। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ लिखा है ना, ग्रामीण क्षेत्र में 4-5 बातें हैं, 4-5 पॉइंट है, अगर ये कोई फॉलो कर रहा है तो ठीक है, वरना वो गरीबी रेखा में। जैसे अगर किसी के घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। दूसरा, अगर किसी घर में सिर्फ एक ही कमरा है, वो भी कच्चा हो, ठीक है, या कच्चे घर, कच्चा मकान हो। तीसरा, कि ऐसी फैमिली जिसके पास कोई जमीन जायदाद ना हो। चौथा, अगर कोई फैमिली SC ST से आती है। तो ये सारी चीजें, ये क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर पा रहा है तो वो किस में होगा? गरीबी रेखा के अंदर। ये किसके लिए किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है। शहरी क्षेत्र के लिए क्या बोला गया? अर्बन बीपीएल कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड किया गया कि वहां का घर कैसा है, लोगों का घर कैसा है, उनके पीने की पानी कैसी है, ठीक है, सैनिटेशन की सुविधा कैसी है, ठीक है, एजुकेशन कैसा है, उनका व्यापार कैसे, ये सारी चीजें देखी जाएंगी और उसके आधार पर गरीबी रेखा डिसाइड किया जाएगा। 2011-12 के जनगणना के अनुसार तकरीबन 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग बीपीएल के अंडर में आए थे। ये बात भी आप ध्यान रखो। आगे बढ़ जाए। अब देखो कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन से प्रोग्राम, कार्यक्रम लाए गए गरीबी को खत्म करने के लिए। 5 ईयर प्लान तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, और सबसे मेन जो है वो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का लोगो ही था, मोटो ही था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ किसका? 5वें 5 ईयर प्लान का। घबराओ मत, 5 ईयर प्लान हम बहुत डिटेल में देखेंगे एक अलग से वीडियो में। तो ये सारे जो 5 ईयर प्लान थे ना, 3-4 मुख्यतः, इनको ले आया गया किसके लिए? गरीबी हटाने के लिए।
उसके अलावा कुछ अलग से प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसी लाई गई, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम। ठीक है, हिंदी देख लेना एक बार कि इसमें ये लाया गया ना कि जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं वो खुद रोजगार कर सके, खुद से चीजें कर सके, ऐसा प्रोग्राम चलाया गया। उनको पैसे दिए गए, उनको फंडिंग करी गई, ये सब चीजें करी गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खादी विलेज, जो आप देखते हो ना, खादी एंड विलेज। ये भी एक गांव से ही शुरुआत हुई थी और आज इतना बड़ा मार्केट बना हुआ है। उसके बाद आया क्या, पीएम रोजगार योजना। पीएम रोजगार योजना ये किसके लिए था, कि जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार है ना, उनके लिए लाया गया। जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको क्या किया जाए, स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया गया है ना। वो इसमें लिखा हुआ नहीं है कि जो भी बच्चे हैं उनको स्किलिंग करा जाए, कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाए ताकि उनको काम मिल सके, रोजगार मिल सके। उसके अलावा क्या लाया गया, स्वर्ण रोजगार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लाया गया। ठीक है, जिसमें एम टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोथ, जो भी शहर में लोग हैं वो खुद से अपना व्यापार कर सके और दूसरे के अंडर में भी व्यापार कर सके। ये सारी चीजें करी गई किसके अंदर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसका अभी क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जितनी बात आपको समझ आ गई। अब ये देखो, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना एक योजना बनाई गई, इसके अंदर दो और योजना बनाई गई, छोटी छोटी योजनाएं, जिसमें पहले का नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और दूसरे का नाम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, एक तो गांव के लिए नाम से ही पता चल रहा है और दूसरा क्या, शहर के लिए, कि एक गांव में कैसे गरीबी को ठीक करा जाए, उनको रोजगार दे करके, खुद से रोजगार जनरेट करके, जैसे मैंने दिखाया ना अभी कि सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे करा जाए। ठीक है, और शहर में भी ये काम कैसे किया जाए, ये सारा किस में किया गया, अंत्योदय योजना के अंतर्गत किया गया। आगे बढ़ जाए, ये तो आप सब जानते हो कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये प्रोग्राम है किसका, मनरेगा का। तो ये कब आता है, ये आता है अगस्त 2005 में सबसे पहले। ठीक है, ये क्या करता है कि गारंटी देता है 100 दिन की रोजगार की, कि जो भी अनस्किल्ड लेबर है, जैसे लेबर क्लास के लोग हैं, ये उनका भी तो परिवार है, वो घर कैसे चलेगा। तो 2005 में सोचा गया कि इसकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, 2001 की जनगणना के आधार पर भी देखा गया। तो इनको कैसे ठीक किया जाए, तो जितने भी अनस्किल्ड लेबर थे, ठीक है, उनको क्या करा गया कि 100 दिन का उनको काम कैसे भी मुहैया कराया जाए और उसको उसका पेमेंट दिया जाए, किसके तहत, मनरेगा के तहत। ये बात आपको समझ आ गई, इतनी बात आप ध्यान रखें। बाकी देखते हैं। अब देखो, रोजगार के अलावा और क्या क्या चीजें ठीक की जाए, जैसे पोषण, पोषण की कमी। अभी हम देखेंगे कभी अलग से, जब हम स्कीम पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि एनएफएचएस का डेटा क्या है, उसमें लोगों में कितना पोषण का कमी है, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो पोषण की कमी को ठीक करने के लिए 3-4 मुख्य जो योजनाएं हैं उनको लागू किया, जैसे जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपको पता है ना कि अनाज दिया जाता है, अनाज का वितरण किया जाता है डीलरों के द्वारा। सस्ते से सस्ते अनाज में, सस्ते से सस्ते रेट पर अनाज को सबको मुहैया कराया जा सके, ये सरकार की एक सुविधा रही, पहल रही। ठीक है, पहली। दूसरा, समेकित बाल विकास सेवा योजना, बच्चों में जो पोषण की कमी है उसको दूर करने के लिए अलग से अनाज दिया जाता है। आपको पता है ना, कई सारी चीजें दी जाती हैं, ये एक योजना चलाई गई। तीसरा, जो सब जानते हैं आप सब लोग, मिड डे मील, कि सरकारी स्कूलों में जो आंगनबाड़ी जैसे स्कूल हो गए, इन सब जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे मील, अच्छे आहार दिए जाए ताकि उनके पोषण की कमी दूर हो जाए। ये सारी बातें करी गई। इसके अलावा एक आता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय, इसके नाम से ही क्लियर है कि सामाजिक सहायता कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कि जो भी विधवा, या आप जानते हो ना कि वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, ये सब जो योजनाएं होती है सब इसके अंदर आ जाती है। आगे बात समझ में। पीएम जनधन योजना, ये भी आपको पता होगा, आप में से कई लोगों के पास अकाउंट भी होगा। पीएम जनधन योजना इसी तरह से खुलवाया गया कि गवर्नमेंट की अगर कोई सब्सिडी आती है, कोई रेमिटेंस आता है, या कोई भी पैसा जो सरकार देना चाह रही है आप लोगों तक, आम आदमी तक, वो पहुंचाया जा सके। उसलिए सरकार ने कहा कि आप फ्री में जाकर के बैंकों में अकाउंट खोलिए, किसके तहत, जनधन योजना के तहत। इसमें एक दो बातें ध्यान रखने वाली है। जनधन योजना में 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता है, साथ ही 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर, यानी रोजगार पर। ये तो खैर आपके इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, अगले वाला इंटरेस्ट का बात हो। एम्प्लॉयमेंट या रोजगार कैसे देखते हैं, देखो इसको काउंट करने का एक मेथड होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका एक रेशियो निकाल लो।
उसका एक रेशियो निकाल लो, उसको हम कह देते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर भारत में देखा जाए तो 34.7 है। 100 लोगों में 34.7 लोग, ये एनसीईआरटी के डेटा, इसलिए आप ध्यान रखना, 34.7 लोग भारत में काम कर रहे हैं। जिसमें से अर्बन एरिया में कितने काम कर रहे हैं, अर्बन यानी शहरी में 33, और ग्रामीण में कितने कर रहे हैं, 35। देखो याद रखने का तरीका मैं बताऊं, 33, 34, 35, 33, 34, 35, ऐसे याद रखना। 33 यानी सबसे कम कहाँ, शहर में। 35 सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ, गांव में। और दोनों के बीच में यानी 34 क्या हो गया, भारत का एवरेज हो गया 34.7। अब वही चीजें यहाँ पर डेटा के रूप में दिया गया है कि मेन कितना काम कर रहे हैं, पुरुष लोग कितना काम कर रहे हैं। लगभग देखो 52% के आसपास पुरुष काम कर रहे हैं, और महिलाएं कितनी काम कर रही हैं, 16.5%। ठीक है, अब शहर में कितना है, गाँव में कितना है, आप डेटा देख लेने पर, और इन्हीं का एवरेज निकालने पर, दोनों का जोड़ के जब एवरेज निकालते हैं तो 34.7 आता है किसका, भारत का। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, मजदूरी पर आधारित रोजगार, मजदूरी पर आधार नहीं है, मजदूरी पर आधारित रोजगार है ये, बेस्ड ऑन वेज। जैसे कौन कौन से रोजगार है मजदूरी पर आधारित, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का कोई रोजगार हो, कैजुअल वेज लेबरर, ठीक है, जैसे नॉर्मली काम कर रहे हैं, फिक्स नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, खुद का काम, जैसे अपने चाय की दुकान हो जाए, अपने किराने की दुकान खोल जाए, सो नियोजित। कैजुअल वेज में क्या होता है ना कि इसमें फिक्स नहीं है, आप आज काम कर रहे हो कल करोगे नहीं, कोई गारंटी नहीं। जैसे मान लो कोई लेबर है, मजदूरी काम कर रहा है, जैसे काम खत्म, कोई गारंटी नहीं कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इसमें तकरीबन 25% लोग काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कितने लोग हैं, 52% के आसपास। रेगुलर सैलरी, जैसे क्या गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसमें कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, 23%, मतलब रोज नियमित तौर पर लोग जो काम कर रहे हैं। अब देखो सेक्टर्स हमने देखे ना, कई सारे सेक्टर्स बांटे गए हैं। अब ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित या अव्यवस्थित के आधार पर दो अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए। जैसे जितने भी रजिस्टर कंपनियां हैं, जैसे सरकारी कोई संस्था हो गई या कोई ऐसी प्राइवेट संस्था हो गई जो नियोजित तरीके से चल रही है, व्यवस्थित तरीके से चल रही है, वो सब किस में आ जाते हैं, फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, जैसे बैंक हो गया, जैसे सरकारी कोई कंपनी हो गई। जितने अव्यवस्थित है ना या अनौपचारिक कंपनियां हैं, जो कोई रजिस्टर नहीं है गवर्नमेंट की, यहाँ जिसके पास कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, जैसे स्ट्रीट वेंडर लोग हो गए, जो रेडिया लगाते हैं वो लोग हो गए, ये सारे जो है इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कह देते हैं या फिर अनौपचारिक सेक्टर कह देते हैं। इतनी बात आगे समझ, आगे बढ़े। अब आ जाता है तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, यानी बेरोजगारी, तुम्हारा अपना अपना सब। बेरोजगारी भी कहने की बात है, क्या होता है तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता है तो चलो इसके प्रकार बता देता हूं मैं। देखो बेरोजगारी के ना कई सारे प्रकार है। भारत में जो मुख्य बेरोजगारी के कारण है ना, वो है, सबसे बड़ा जो कारण है वो पॉपुलेशन, एक्सट्रीम पॉपुलेशन। हमारे यहाँ लेबर भी है, हमारे यहाँ संपत्तियां भी है, हमारे पास कंपनियां भी है। पहला तो लेबर सबसे ज्यादा। दूसरा है कि जो काम चाहिए ना वैसा हमारे पास स्किल नहीं है। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर है, और भी कई सारे फैक्टर है, अभी देखोगे आप। देखो बेरोजगारी कई तरह के होते हैं। पहला स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक, बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, इन सबके उदाहरण मैंने नहीं लिखे, ये आप लिखोगे, या आप लिखोगे, खुद से लिखोगे, ताकि मैं देखूं कितने लोग पढ़ रहे हैं। मैं बोल दूंगा वैसे, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, कि ऐसे जॉब जॉब तो है लेकिन वैसे स्किल वाले लोग नहीं है, वैसे काम जानते नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे आईटी सेक्टर, काम तो बहुत है लेकिन सबको क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो मिसमैच है कि जॉब कुछ और है लेकिन आता हमें कुछ और है। उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक। दूसरा होता है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल में क्या होता है, शॉर्ट टर्म जॉब होता है, शॉर्ट टर्म जॉब होता है। जैसे मान लो किसी ने कोई काम छोड़ दिया है, ठीक है, और उसको कोई और काम पकड़ना, उस बीच में वो क्या करे, कोई ट्यूशन ज्वाइन कर ले या कुछ और कर ले, है ना, ऐसे छोटे छोटे काम कर ले, तो उसको हम कह देते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब दो जॉब के बीच में कोई काम, दो जॉब के बीच में अगर आप खाली बैठे हो तो उसको हम कह देते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल या चक्रवातीय क्या होता है, सिंपल बात है कि जब जब क्या हो, जब क्या हो, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए, स्लो डाउन आ जाए। जैसे अभी आपने देखा उदाहरण के तौर पर क्या था, कोविड 19 में क्या हुआ, कई सारे लोगों को कंपनी से निकाला गया। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास उतना काम ही नहीं है। अब काम ही नहीं है तो भाई वो उतने लोगों को मजदूरी देगी कैसे, पेमेंट देगी कैसे। अगर सरकारी सर्विस में तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन प्राइवेट वाले कैसे देंगे भाई। तो उन्होंने, आपने सुना होगा कि लाखों लोगों को निकाल दिया गया कंपनियों से, है ना, पूरे ग्लोबली। तो ये हो गया क्या, साइक्लिकल। इतनी बात समझ आ गई। मौसमी, नाम से क्लियर है कि मौसम पर आधारित है, कि मौसम चला, जब जब इसका मौसम आएगा तब तक काम होगा। जैसे क्या,
खेती बाड़ी का काम, जैसे क्या टूरिज्म का काम, जैसे शुगर फैक्ट्री का काम, ये सारे काम जो हो गए सीजनल हो गए, जब मौसम आएगा तभी काम होगा, बाकी टाइम बंद रहेगा। अब होता है डिसगाइज्ड, या इसको हिंदी में कह देते हैं छिपा हुआ बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो खेत के काम है या गांव में कोई काम है, ठीक है। अब एक काम है जो 5 लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको 15 लोग मिलकर कर रहे हैं। गांव में होता है ना अक्सर कि अरे भाई तुम्हारी खेती चल रही, चलो हम भी चल लेते हैं, है ना, हम भी चल लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, बेरोजगारी छुपी हुई है, लोगों को दिख नहीं रहा है कि 5 लोगों का काम है, इसमें 25 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे काम है। इसको हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड। आगे बढ़ जाए। एजुकेटेड क्या होता है कि आदमी पढ़ा लिखा तो है लेकिन उतना काम ही नहीं। वो पढ़ा लिखा है, जैसे मान लो किसी ने पीएचडी कर ली है, किसी ने मास्टर्स कर लिया, लेकिन उस लेवल का कोई काम ही नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट या शिक्षित बेरोजगारी कह देते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितना जिस लेवल का वो काम जानता है उस लेवल का उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन वो छोटे काम करना पड़ रहा है उसको मजबूरी में, तो इसको हम क्या कह देते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद ओपन या खुला, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है ना कि लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम है ही नहीं। वो काम करना चाहते हैं, काम है ही नहीं। जैसे देखा होगा आपने कि जगह जगह पर लेबर्स मार्केट है, लेबर के मार्केट है, ठीक है। लोग सुबह में आते हैं मजदूरों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन काम है ही नहीं। कई सारे हैं, ठीक है। जैसे फ्रीलांसिंग में कुछ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम है ही नहीं। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे बढ़े। अब मार्केट देख लेते हैं, मार्केट क्या होता है। मार्केट में देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट देख चुके हैं। कंपटीशन के आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर हम देखेंगे कि मार्केट कितना आधार में बटा है। पहला, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन, खूब कंपटीशन होगा, बराबर कंपटीशन। इसमें क्या होता है ना कि मैनी बायर्स और मैनी सेलर्स होते हैं। बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदार होंगे। जैसे सब्जी मार्केट, सब्जी मार्केट में क्या आप जाते हो, बहुत सारे लोग आए खरीदने के लिए, बहुत सारे लोग आए बेचने के लिए, तो जिसको जो सब्जी अच्छी लगे वो खरीद ले रहा है। यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब एक जैसे ही प्रोडक्ट होते हैं सब। जैसे मान लो कोई गेहूं सारे सब्जी बेच रहे हैं, है ना, फल ही बेच रहे हैं, तो एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं इसमें जनरली। आसानी से फ्री एग्जिट और एंट्री होता है, ये बात आपको समझ आ गई। इसके उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या हिंदी में कह देते हैं अपूर्ण या बहुविक्रेता। मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली दोनों अलग अलग है भाई, ध्यान रखना, भी मैं दिखाऊंगा। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, मैनी सेलर्स और मैनी बायर्स होते हैं। बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होते हैं। ये देखो परफेक्ट वाले के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसका प्रोडक्ट अलग होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। जैसे किसी की ब्रांडेड चीजें हैं, आप समझ रहे हो कि आप कोई दुकान में जाओ वहां पर भी कपड़ा मिल रहा है, लेकिन किसी अच्छे से मॉल में जाओ, किसी कंपनी के आउटलेट में जाओ, वहां पर भी शर्ट मिल रहा है लेकिन वो ब्रांड मिल रहा है ना। तो खरीदार तो हैं बहुत सारे हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि क्वालिटी का फर्क आ जाता है, ब्रांडिंग का फर्क आता है इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपनी में। देखो यहाँ पर लिखा है ना, क्लोथिंग का ब्रांड हो गया, शूज का ब्रांड हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए जैसे केएफसी, मैकडोनल्ड, है ना, डोमिनोस, अलग अलग तरीके की चीजें देते हैं। तो सामान एक जैसे एक ही दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी अलग है, प्रोडक्ट्स अलग अलग है उनके। ये सारी चीजें किस में होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ओलिगोपोली क्या हो जाता है। ओलिगोपोली में नाम से ही क्लियर, देखो अल्प अधिकार। ओलिगो का मतलब होता है कम, थोड़े से, और अधिकार मतलब थोड़े से लोग मिलकर के पूरे मार्केट पर अधिकार जमा के बैठे हुए हैं। जैसे एयरलाइंस की कंपनी, जैसे ऑटोमोबाइल्स की कंपनी, कार की कंपनियां हो गई, बाइक्स की कंपनियां हो गई। थोड़े से लोग हैं, थोड़ी सी कंपनी, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत आता है, इसलिए कम ही लोग हैं और पूरे मार्केट पर अधिकार करके रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोपोली या अल्प अधिकार मार्केट। अगला देखते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, एक अधिकार, इस बेचने वाला सिर्फ एक ही है। मान लो एक है, जैसे मान लो कि अब जैसे टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, अभी के जैसे मान लो कि सारे मार्केट से कंपनी खत्म हो जाए, सिर्फ जियो जियो बच जाए, तो हो गया ना मोनोपोली। जो वो चाहेगा कि जो वो 900 रुपए का 3 महीने दे पा रहा है, अब वो 6 महीने, सॉरी 1800 रुपए का 3 महीने देगा। अब तो उसकी मोनोपोली चलेगी ना भाई, क्योंकि अकेला वही बेचने वाला और जरूरत सबको है, खरीदार बहुत सारे हैं। तो ये होता है मोनोपोली में। इसमें यूनिक प्रोडक्ट होता है कि और कोई बना ही नहीं पा रहा वो प्रोडक्ट। जैसे रेलवे देख लो, सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा, रेलवे। अब देखो मोनोप्सोनी और ओलिगोप्सोनी क्या होता है, ये उन चारों से अलग है। मोनोप्सोनी और ओलिगोप्सोनी कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर एक खरीदार हो और बहुत सारे बेचने वाले हो, बहुत सारे बेचने वाले और एक ही खरीदने वाले, तो मोनोप्सोनी। बहुत सारे खरीदार हैं, बहुत सारे सॉरी बेचने वाले हैं, लेकिन कुछ खरीदार हैं, एक से ज्यादा है, तो ओलिगोप्सोनी। ओलिगो का मतलब ये होता है फ्यू, कुछ। समझ गए। आगे बढ़ जाए। अब मार्केट हमने देख लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट कर्व देख लेते हैं, ठीक है ना, ग्राफ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है।
तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फिलिप्स कर्व क्या होता है, फिलिप का ग्राफ क्या होता है, फिलिप का वक्र क्या होता है। देखो इस ग्राफ में ना, देखो ग्राफ में क्या होता है, दो लोगों की तुलनाएं दिखाई जाती है, दो पैरामीटर्स की तुलनाएं दिखाई जाती है। इसमें दो कौन कौन सी है वो पैरामीटर्स, एक तो महंगाई और दूसरी बेरोजगारी, जनरली यही होता है, ठीक है। महंगाई हो गया, अब महंगाई में क्या क्या चीजें जुड़ जाएंगी, जैसे किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा है, अगर वो भी रहता और बेरोजगारी से तुलना किया जाता, वो भी फिलिप्स कर्व से आप दिखा सकते थे, ठीक है। ये सारी चीजें दिखाई जा सकती है। तो महंगाई से जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं उनका जब तुलना आप बेरोजगारी से करते हो तो वो सब किससे दिखाया जाता है, फिलिप्स कर्व से दिखाया जाता है। आप ये देखो इन दोनों का रिश्ता जो होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वियुत क्रमानुपात में होता है, यानी उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे महंगाई जब बढ़नी शुरू होगी ना, तो क्या होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट घटनी शुरू होगी। महंगाई जितना कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर आप समझो कैसे ये बात कह रही है कि मान लो महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा क्योंकि रोजगार ज्यादा होगा। महंगाई कम होगा, सॉरी महंगाई बहुत ज्यादा होगा तो कंपनियों के पास पैसे बहुत ज्यादा आएंगे, पैसे बहुत ज्यादा आएंगे तो उनके पास काम बहुत ज्यादा आएगा, काम बहुत ज्यादा आएगा यानी सप्लाई उनको ज्यादा देना पड़ेगा, सप्लाई ज्यादा देना पड़ेगा तो उनको रोजगार करने के लिए आदमी भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो इसलिए क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। समझ रहे हो आप, ये बात आप ध्यान रखना, ऐसे ऐसे रिलेट करना सीखो। 1970 में ये फेल हो गया था थ्योरी, क्योंकि उस समय स्टैगफ्लेशन आ गया था। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन, मैंने बताया था पहले लेक्चर सेकंड लेक्चर में कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और स्टैग्नेंट हो जाए मतलब लगातार महंगाई चली है, मतलब एक बराबर मात्रा पर महंगाई चल रही है इस ग्राफ पर, मान लो ठीक है, वो कम ज्यादा हो ही नहीं रही है, बिल्कुल बराबर समान रूप से चल रही है महंगाई, तो उसको हम कह देते हैं स्टैगफ्लेशन, स्थगन है वो, एकदम बराबर चल रहा है महंगाई। उस समय क्या था, उल्टा हो गया था मामला, कई सारी चीजें, पूरा जो कर्व है ना, पूरा प्रिंसिपल ये पूरा फेल हो गया था। ये देखो ग्राफ इसका, जैसे जैसे इधर की तरफ क्या हो रहा है, इधर की तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ऊपर की तरफ क्या रहा, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आप देखो बेरोजगारी इधर बढ़ी, महंगाई घटना शुरू हुआ। ये बात मैं आपको बता के फिलिप्स कर्व खत्म। लाफर्स कर्व देख लेते हैं कि लाफर का वक्र क्या होता है, लाफर्स कर्व क्या होता है। इसमें दो तीन चीजों की तुलना की जाती है, किसकी चीज की, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू की। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू की। टैक्स रेट मतलब कर का दर क्या होता है, और टैक्स रेवेन्यू का मतलब कर से जो राजस्व आ रहा है वो क्या होता है। देखो टैक्स रेट जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ना, जैसे जैसे आप बढ़ाते हो तो शुरू में तो ठीक लगता है, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने 1% बढ़ाया, 2% बढ़ाया, 5% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 15% बढ़ाया, तब तक तो ठीक है, पैसा आएगा आएगा। लेकिन जब आप उससे ज्यादा करोगे ना, तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो पैसा दे पाएंगे आपको, क्योंकि सबके पास तो इनकम है ही नहीं, सबके पास तो पैसा ही नहीं रहे हैं। तो होता क्या है ना कि जैसे जैसे एक लिमिट तक टैक्स आप बढ़ा रहे हो, यहाँ तक मान लो आपने टैक्स बढ़ाया तो इससे क्या राजस्व सही आ रहा है, लेकिन जब इसका पार करते हो ना तो क्या हो जाता है कि रेवेन्यू जो है राजस्व घटना शुरू हो जाता है। ये किससे देखते हैं हम, लेफर्स कर्व से देखते हैं। आगे बढ़ जाए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है जिसका क्या नाम है, लॉरेंज कर्व। इसको बहुत ध्यान से समझना। ये क्या करता है कि इनकम और वेल्थ, मतलब आपकी जो आय है और कितनी संपत्ति है उसमें कितनी इनइक्वालिटी है। आपने सुना होगा ना कि हमारे देश में 1% लोगों के पास तकरीबन 70% लोगों के बराबर की प्रॉपर्टी है। ये कैसे मापते हैं, ये कैसे मापते हैं, ये मापते हैं हम लॉरेंज कर्व से। देखो कैसे, ये मान लो इनकम का ये ग्राफ हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम और वेल्थ की, इनकम या संपत्ति हो गई, इस पर हम दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ वो बढ़ रहा है, ऐसे समझो यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, क्या इनकम या संपत्ति जो है। और एक्स ग्राफ पर, एक्स लाइन पर हमने क्या खींचा है, पॉपुलेशन। इधर की तरफ क्या हो रहा है, दाहिने साइड घूमने पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आप देखोगे कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ये बीच में जो लाइन है, बीच में लाइन है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकम बढ़ रहा है। समझ रहे हो, यानी जितना इनकम बढ़ रहा है उतना पॉपुलेशन बराबर 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 बराबर, यानी बराबर बटा हुआ है, हर आदमी में बराबर बटा है। लेकिन क्या ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है, देखो लॉरेंज कर्व में क्या होता है कि ये ग्राफ कहता है कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है। आपको दिख रहा है 45 डिग्री पर ये जो ग्राफ दिख रहा है बीच में से जो कटा हुआ, ये ग्राफ दिखा था लॉरेंज कर्व। इसमें क्या कहता है, आप देखो इस पॉइंट पर आकर के ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन पर है, ये मान लो एक्स है, सॉरी ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर जितने लोग होंगे, जितनी पॉपुलेशन होगी, मान लो कि 1000 पॉपुलेशन यहाँ पर है, इन सब में कितनी पॉपुलेशन है,
इन सब में मान लो 6 को जोड़ेंगे तो 10,000 पॉपुलेशन, और इस एक पॉइंट पर कितनी है, 1,000। तो इस 1,000 पॉपुलेशन के पास सबसे ज्यादा इनकम है, ये देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट हाईएस्ट है, हाईएस्ट पॉइंट है ये, हाईएस्ट है, उसके पास सबसे ज्यादा इनकम है, सबसे ज्यादा संपत्ति है। लेकिन ये बाकी जितने लोग इधर है ना, इतने जितने इसके अंदर जितने लोग हैं उन सबके पास थोड़ी 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 प्रॉपर्टी है। आप समझ में आ गए कैसे बंटवारा हो रहा है कि एक पॉइंट पर जितने लोग हैं उनके पास तो खूब प्रॉपर्टी है, लेकिन बाकी जो पॉपुलेशन है, जितने सारे लोग हैं उन सबके पास बहुत कम प्रॉपर्टी है। ये बात आपको समझ आ गई। इसको दिखाने का एक और तरीका होता है जिसको हम कह देते हैं गिनी कोएफिशिएंट, या हिंदी में कह देते हैं जीनी गुणांक। इसको कैसे निकालते हैं, ऊपर में ए कौन सा है, ये दिख रहा है आपको, ये आधा वाला, ये आधा वाला लॉरेंज कर्व और परफेक्ट इक्वालिटी, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए से दिखाते हैं। और इस पूरे को हम किससे दिखाते हैं, ए और बी दोनों को जोड़ देते हैं। जो लॉरेंज कर्व के नीचे है उसको बी, लॉरेंज कर्व के जो ऊपर है उसको ए कह देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके नीचे डाल दो और ए को सिर्फ ऊपर रख दो, तो हम क्या कह देते हैं, गिनी कोएफिशिएंट। अब एक बात बताओ, देखो गिनी कोएफिशिएंट जो है ना, 0 से लेकर के 1 तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सोचना, अगर समझ पा रहे हो तो मुझे एक चीज बताना, अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 है तो इक्वालिटी ज्यादा होगी कि इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लो गिनी कोएफिशिएंट 0 है, कैसे हो सकता है 0, उसका मतलब है कि उसके लिए ए को 0 होना पड़ेगा, ए को 0 मतलब ये जो लाइन से जितना नीचे गया है, ये जो जितना नीचे गया है, इसको नीचे ना जा करके ये परफेक्ट लाइन पर ही होता है, इस परफेक्ट इक्वालिटी वाले लाइन पर ही होता। तो इस लाइन में, परफेक्ट इक्वालिटी वाले लाइन में और लॉरेंज कर्व वाले लाइन में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। तो इसके बीच का एरिया, जैसे ये एरिया है ना ए, इसके बीच का एरिया ए है। अब दोनों लाइन के बीच का एरिया क्या हो जाता है, जब एक ही लाइन पर है तो 0, तो 0 हो जाता है। तो पूरा गिनी कोएफिशिएंट कितना हो जाता है, 0। तो जब गिनी कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे, परफेक्ट इक्वालिटी है। ये बात ध्यान रखना, गिनी कोएफिशिएंट जितना कम उतनी ज्यादा समानता, उतनी ज्यादा इक्वालिटी। गिनी कोएफिशिएंट जितना ज्यादा उतनी ज्यादा असमानता। जैसे मान लो ये एक खिसकते 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 यहाँ आ जाता, ये बिल्कुल नीचे आ जाता, मतलब क्या हो जाता कि यहाँ पर जो लोग हैं, ये लाइन भी यहाँ आ जाती, 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 लेकिन ये जो है ना एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, और बाकी ये पूरे समतल हो जाते इसमें। उसमें क्या देखते हैं कि जितने लोग हैं ना, इन सबके पास 0 प्रॉपर्टी है, सिर्फ इस बिंदु पर जो लोग हैं ना उनके पास सारी संपत्ति है, उनके पास सारी संपत्ति है। तो हम कह देते हैं कि परफेक्टली इनइक्वालिटी है। क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइक्वालिटी है। देखो इतना समय लगा दिया, मुझे लगता है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इससे बेहतर कोई नहीं समझाएगा। अब भी नहीं समझ आया तो मुझे बताना, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप मुझे बताना कि समझ में ना आए तो। अब यहाँ पर आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई, ये हम आप देख चुके हैं। पीपीसी नहीं देखना है, आपके सिलेबस के बाहर है, कॉस्ट कर्व भी आपके सिलेबस के बाहर है, और प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान सब कल देखेंगे, इसको हटा लो। अब आ जाते हैं मिसलिनियस जो टॉपिक्स आपसे छूट गए हैं बीच में, वो सारे हम कवर करते हैं। देखो पहला, कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन या महत्वपूर्ण क्रांतियां, जैसे सबसे पहली क्रांति, सबसे महत्वपूर्ण क्रांति जहां से हर बार सवाल पूछे जा रहे, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या हुआ, देखो 60-62 के समय में ना, 62 में आपको पता है कि भारत का युद्ध होता है, फिर 65 में युद्ध होता है, एक बार पाकिस्तान से लड़ते हैं हम, फिर चाइना से लड़ते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या है ना, 62-65 के समय पर हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो हम 47 में आजाद हुए थे, नए नए देश थे, ऊपर से लगातार 2-2 वार झेलना, ठीक है। अभी हम संभाल ही रहे थे कि हमारे पास मुश्किलें बहुत ज्यादा आ गई। तो क्या हुआ ना, एक समय खाने पीने की बहुत दिक्कतें थी, और कहा जाता है कि हमने अमेरिका से गुहार करी तो उसने वो सारे अनाज भेजे थे जो जानवरों को खिलाए जाते थे। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है किसका, किसका माना जाता है योगदान, बताओ। लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि नेहरू जी के मरने के बाद, और जब वॉर होता है पाकिस्तान से दोबारा 65 में, तो उस वक्त वो थे हमारे प्रधानमंत्री। तो उनकी बहुत ज्यादा इसमें भूमिका मानी जाती है, योगदान माना जाता है कि हमारे देश के अनाज की जो पूर्ति है उसको रिवाइव करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने एक दिन के लिए व्रत भी रखा था, आपको पता है, बहुत बड़ी कहानी है, खैर हम कभी और बात करेंगे। तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि 60-65 के समय में, ठीक है, मतलब 60 के दशक में हुआ, मिड 60 में, कि हमारे यहाँ अनाज की बहुत कमी पड़ी, और कमी पड़ी तो हम दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगे। हमने अमेरिका से डिमांड करी तो उसने जानवरों खाने वाले अनाज हमारे लिए भेजे। ये आप देखना, कई जगह पढ़ने को मिलेगा।
तो उस वक्त क्या था ना कि नॉर्मन बोरलॉग नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी ऐसी चीजें ऐसी दिक्कतें चल रही थी, तो वहां पर भी वो आंदोलन कर रहा था। ठीक है, वो भी खेती बाड़ी को लेकर के आंदोलन कर रहा था। और मेन जो है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन की एक दो बात याद रखना कि इसमें जो है पहली बार फर्टिलाइजर का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन से उपज हो नहीं रहा था, तो फर्टिलाइजर जो आप अभी खाद डालते हो ना, यूरिया, वो इस्तेमाल किया गया। और हाई वैरायटी सीड्स डाले गए। ये देखो उच्च उत्पादकता वाले बीज डाले गए, कुछ उत्पादकता वाले बीज डाले गए, और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाले गए। मतलब कि खाद जो यूरिया होता है और पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, ये दो चीजें मुख्यतः डाली गई। कब? ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान, हरित क्रांति के दौरान। इससे क्या हुआ? हमारी खेतों की फसलें अच्छी होने लगी। और इसको लीड किसने किया? एम एस स्वामीनाथन ने। एम एस स्वामीनाथन ने। ये मुख्यतः दो चरणों में हुआ। इसी को हम फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन कह देते हैं और सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन कह देते हैं। मिड 60 से लेकर मिड 70 तक, मतलब वही 65 66 के आसपास से लेकर के 74 75 तक पहला पहला चरण चला। कहां पर? जो मेन चावल और गेहूं उगाने वाले क्षेत्र थे, ये मेनली देखो अनाजों में कौन कौन सा था। अनाजों में गेहूं और चावल से रिलेटेड मेन जो थे एरिया उस वक्त, वो थे कौन? पंजाब, सबसे मेन था पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तीन जगह थे, लेकिन उसमें भी सबसे मेन था पंजाब। सबसे मेन पंजाब, बाद में साउथ इंडिया में गया, लेकिन सबसे मेन था पंजाब। तो पंजाब में जब ये चीज सक्सेस हो गया, तो हम इसको 70s 80s में, मतलब सेकंड फेज में हम क्या करें, इसको हम ले गए बाकी सारे स्टेट्स में। मेनली कहां पर? साउथ इंडिया के स्टेट्स में। इसको हमने वहां भी अप्लाई किया, क्योंकि वहां पर भी चावल की खेती और गेहूं की खेती खूब ज्यादा हो रही थी, क्योंकि वहां पर ऐसी चीजें हैं, ऐसा वहां का वातावरण है। तो सेकंड फेज में कहाँ गए? साउथ इंडिया में। इतनी बात समझ आ गई। इससे क्या होगा? फूड ग्रेन की प्रोडक्शन यानी अनाजों का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इतनी बात आपको समझ आ गई। की फीचर्स क्या क्या है वो आप देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जो बातें हैं, जो जरूरी बात है, मैंने आपको बता दी। इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब अनाजों की प्रोडक्शन बढ़ गया। हमारा जो दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता था इंपोर्ट करने का, उनसे हम जो आयात कर रहे थे, वो चीजें घट गई हमारी, है ना। बहुत सारी चीजें ठीक हुई। अब इसमें कुछ दिक्कतें ये आई कि रीजनल इम्बैलेंस हुआ। रीजनल इम्बैलेंस कहने का क्या मतलब है कि कई जगहों पर तो चीजें सही हुई जहां पर चावल और गेहूं उगाए जा रहे थे, लेकिन कई जो चीजों पर, कई जगहों पर दिक्कतें शुरू हुई। ठीक है, वहां पर भी लोगों की डिमांड शुरू हुई। एनवायरनमेंट का थोड़ा थोड़ा डिग्रेडेशन हुआ, चीजें खराब भी हुई। ठीक है, ये बाद में पता चला, लेकिन उस वक्त ये सारी चीजें नहीं हुई थी, दिक्कतें नहीं हुई थी, सिर्फ रीजनल इम्बैलेंस आया था। ठीक है, और इन दो फसलों के चक्कर में, दो तीन फसलों के चक्कर में बाकी फसलों पर ध्यान उतना ज्यादा नहीं दिया गया, और भी कई सारी चीजें हुई। अब एक बात याद रखना कि मार्केट सरप्लस क्या होता है। मार्केट सरप्लस यानी बाजार अधिशेष। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एग्री प्रोड्यूस, कि जितना आपने पोर्शन उगाया है, माइनस जो आपने बेच दिया। जैसे मान लो आपने 10 क्विंटल अनाज उगाया, गेहूं उगाया, उसमें से 8 क्विंटल आपने बेच दिया, तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना बच गया? 2 क्विंटल। तो जो एक्स्ट्रा बच गया ना, उसको हम मार्केट सरप्लस कह देते हैं या बाजार अधिशेष कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाए। चलो, अब देखो यहाँ पर बाकी सारे रिवोल्यूशन को कैसे याद करना। ग्रीन रिवोल्यूशन तो हमने देख लिया। हरित क्रांति कौन था? स्वामीनाथन साहब थे। हरा हरा स्वामी जी, हरा हरा स्वामी जी। व्हाइट कौन थे? व्हाइट और काला, ऐसे याद रखना, व्हाइट और काला। काला से कुरियन। व्हाइट का फादर कौन थे? कुरियन। और व्हाइट, सफेद किससे जुड़ा हुआ था? मिल्क से। सफेद मिल्क से जुड़ा हुआ था। ब्लू, ब्लू के फादर हीरा और अरुण। हीरा और अरुण को नीला रंग बहुत पसंद है। हीरा और अरुण को नीला रंग बहुत पसंद है। और ब्लू, ब्लू मतलब पानी, पानी मतलब फिशरी, मतलब मछली पालन, मत्स्य पालन, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ था। येलो मतलब शाम में पिला दो। आप ऐसे याद रखना, शाम में पिला दो, मतलब शाम पिट्रोदा को। येलो, पीला मतलब पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित थी? ऑयल सीड से। ऑयल सीड मतलब सरसों, ठीक है, इन तरह की चीजें, जो भी बीजें हैं ना जिनसे तेल निकाले जाते हैं, उन सब से। तो शाम को पिला दो मतलब सैम पिट्रोदा पीली क्रांति के पिता माने गए। अब सिल्वर, इंदिरा जी। ऑब्वियस बात है कि कुछ चीजें छोड़ दी जाए तो इतिहास में इंदिरा जी को सिल्वर ही कहते हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं उनको सिल्वर कहते हैं कि चांदी है भाई हमारे लिए तो ये। और इंदिरा जी का चांदी था भी उस समय। सिल्वर किससे रिलेटेड था? एग प्रोडक्शन से। किससे? अंडे से। गोल्डन वाला याद रखना, गोल्डन वाला निरपक्ष जी, निरपक्ष जी। हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर क्या होता है ना, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन, इसमें कमेंट सेक्शन। पिंक,
पिंक रिवॉल्यूशन या पीली क्या कहते हैं, गुलाबी क्रांति, दुर्गेश पाठक, दुर्गेश इसमें क्या था, पिंक वाला जो है गुलाबी, गुलाबी रंग किससे जुड़ता है, मीट से, मीट से या पोल्ट्री से, पोल्ट्री से, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, उसी से मीट जुड़ा हुआ है। ब्राउन लेदर से जुड़ा हुआ था, ब्राउन किससे, ब्राउन कैसा होता है, लेदर होता है। ब्राउन हीरालाल चौधरी इसके फादर थे। रेड के फादर कौन थे, विशाल जी, विशाल जी रेड के फादर थे। ये भी मीट और टोमेटो से जुड़ा हुआ था, टोमेटो और मीट से जुड़ा हुआ था। इतनी बात आगे समझ आओ, आपके आगे बढ़ जाए। अब देखो कुछ अलग से कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, बताओ। ये हम छोड़ दिए थे, बहुत आसानी से समझना है इसको, एक सेकंड। अब एक बात बताओ कि हमारे मार्केट में अर्थव्यवस्था में कमाई किससे होती है और खर्चा किससे होता है, सिर्फ दो ही लोग हैं। एक तो फर्म्स, फर्म्स यानी जो उत्पादन करने वाले हैं, जो उत्पादन करने वाले, जैसे कंपनियां हो गई। एकदम सिंपल समझो कि मार्केट में दो ही चीजें हैं, एक कंपनियां और दूसरा घर। अब इनका आपस में कैसे रिश्ता है कि कंपनी को क्या चाहिए, फैक्टर शब्द जहां भी आता है उसका किससे रिलेशन है, प्रोडक्शन से यानी उत्पादन से। तो कंपनियों को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। लोग कहां से मिलेंगे, घर से, हाउस होल्ड से। तो ये देखो तीर किधर है, फर्म की तरफ यानी कंपनी की तरफ। लोग क्या करते हैं, फर्म को, कंपनियों को अपनी सेवाएं देते हैं, सर्विस देते हैं। बदले में कंपनियां उनको क्या करती हैं, ये देखो पेमेंट करती हैं, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब दूसरा क्या होता है कि जो फर्म्स ने या कंपनियों ने सामान बनाया है, अब यही कंपनी क्या करती है, उन्हीं लोगों को बेचती है। अब इस बेचने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, उस कंपनी को वापस से जो पैसा कमाया था उसको वापस दे देते हैं। तो ये पूरा देखो साइकिल हो गया, इससे पैसा लिया फिर वापस इसको पैसा दे दिया, इससे ये सर्विस लिया फिर इसी को वापस सर्विस वो दे दिया। तो ये पूरा क्या है, साइकिल है। इसी साइकिल को हम कह देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इतनी बात समझ आ गई। इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीगेट कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कि जितना ज्यादा जो भी टोटल कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, उतना ही टोटल खर्चा हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई 10 पैकेट चावल खरीद रहा है, 10 पैकेट चावल खरीद रहा है, तो उसका टोटल खर्चा कितना है, जितना उस 10 पैकेट का रेट है उन दोनों का मान बराबर होता है। ये पूरे इनकम की बात समझ आ गई आपको। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब देखो फ्लो स्टॉक और इन्वेंट्री, ये भी देख लो, यहां से आपसे सवाल पूछे गए पिछले एग्जाम में। फ्लो स्टॉक तो मैंने आपको समझा दिया था, फ्लो का मतलब क्या है, प्रवाह, प्रवाह। ठीक है, जिसमें क्या है कि चीजें मूवमेंट कर रही हो, मूवमेंट करे, जैसे कि इनकम मैंने बताया था, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सारी चीजें क्या है, जिसमें मूवमेंट पता चले, जो अस्थायी हो जाए, भंडार होने लगे, उसमें क्या होता है, उसको हम स्टॉक कह देते हैं, स्टॉक कह देते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट ना होना। और फ्लो जो है हम एक टाइम पीरियड में काउंट करते हैं कि इस समय से लेकर इस समय तक। और स्टॉक जो है ना हम एक पॉइंट पर काउंट किया, जैसे इस समय पर, एक समय बिंदु पर हम काउंट करते हैं किसको, स्टॉक पर, कि आज के तारीख में इतना कंपनी में मान लो मेरे जमा है, 10 पैकेट जमा है। और फ्लो में क्या है कि एक महीने में हुआ ना, कि एक महीने में हमारी 1 लाख की कमाई है, और आज के डेट में, आज के डेट में हमारी कंपनी में 10 पैकेट पड़ा हुआ है। तो जो 10 पैकेट पड़ा है वो स्टॉक हो गया, जो कमाई है वो क्या हो गया, फ्लो हो गया। समझ आ गई बात। अब इन्वेंट्री क्या होता है समझो। देखो इन्वेंट्री कुछ नहीं है कि जितने भी अनसोल्ड सामान है, जो नहीं बेचे कंपनी, मान लो कि इन्वेंट्री, आप बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, जो पबजी खेले उनको भी पता होगा। इन्वेंट्री में क्या होता है कि जो अनसोल्ड सामान है, जो बिका नहीं, तो उसको क्या करते हैं कंपनी, उसको उठा करके एक बड़े से घर बना करके उसमें डाल देती हैं, उसमें सारा चीज भर देती हैं, ठीक है, ताकि वो नए कंपनी नए सामान भी बना सके। तो जो जगह है जहां पर जितने अनसोल्ड सामान, जितने नहीं बेचे हुए सामान है, उन सबको जमा किया जाता है, उसको हम कह देते हैं भंडार या इन्वेंट्री कह देते हैं। समझ आ गई बात, ये समझ आ गई बात। ये अगर रुका हुआ है, इन्वेंट्री अगर रुका हुआ है, तो इसको हम कह देते हैं स्टॉक, स्टॉक। लेकिन मान लो अब इसको हम वापस से उसी सामान को उठा करके बेचने लगे, इसको उठा करके हम बेचना शुरू कर दिया, तो हम उसको क्या कह देंगे, फ्लो। इतनी तो कॉमन सेंस की बात, इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ कि अगर इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में मान लो कि शुरू में 1 जनवरी को उसमें कितने 100 पैकेट थे, कितने थे 100 पैकेट। अब उस साल के सबसे आखिरी दिन 31 दिसंबर को देखा गया,
कि उसमें क्या थे, 100 नहीं अब 200 पैकेट पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ कि जमा हो रहा है ना भाई, बढ़ गया। लास्ट के ईयर में जब देखा गया, लास्ट डेट पर देखा गया, तो इन्वेंट्री का भाव बढ़ गया है, इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ गया है। तो जब बढ़ जाता है, भंडार बढ़ जाता है, तो उसको हम कह देते हैं एक्यूमुलेटेड या संचयन। सिंपल शब्द है और कुछ नहीं है। लेकिन मान लो कि शुरू के दिन 1 जनवरी को 100 पैकेट थे, उसमें 31 दिसंबर को दिखा गया तो उसमें सिर्फ 50 पैकेट बचे हुए थे। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री का भाव घट गया, इन्वेंट्री में से सामान घट गया। तो सामान घट गया तो उसको हम कह देते हैं क्या, डिक्यूमुलेटेड या घटाव या ह्रास। इतनी बात आपको समझ आ गई, कोई समझने वाली बात है, दिक्कत वाली बात है, आगे बढ़ जाए। अब देखो चेंज ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। चेंज ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है कि जितना आपने प्रोडक्शन किया है और कितना बेच दिया, कि मान लो 1000 पैकेट कोई कंपनी बना पा रही है चिप्स का, उसमें से 900 पैकेट बेच दी रही है, ठीक है, 900 पैकेट बेच दे रही है, तो कितना बच गया 100। तो 100 किस में जाएगा, इन्वेंट्री में। यही होता है सिंपल, कि जितना बनाया और कितना बेच दिया, उस दोनों का अंतर निकाल दो, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा 2024 में, ये फॉर्मूला पूछ लिया था आपसे कि इन्वेंट्री ऑफ ए फॉर्म क्या होता है एक साल में। तो जितना आपने बनाया है एक साल में और जितना आपने बेचा है, उन दोनों का अंतर निकाल लो, इन्वेंट्री निकल जाएगा एक साल में आपका कितना इन्वेंट्री बचा है। सिंपल है कि नहीं। मार्केट प्राइस आपको मैं बता चुका हूं कि जो सामान आया है उसको बनाने में जितना टैक्स पैसा लगा है उसको हम बेसिक प्राइस कह देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पानी का बोतल है, उसको बनाने में कितना 10 रुपए खर्चा आया, ठीक है, तो हो गया उसका बेसिक प्राइस, या उसी को फैक्टर कॉस्ट कह देते हैं। सॉरी, फैक्टर कॉस्ट लगे, बेसिक प्राइस लगे। मान लो उसको बनाने में 10 रुपए खर्चा है और उसमें 5 रुपए जो है टैक्स देना पड़ रहा है उसको, सरकार को। कितना, 5 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है सरकार। तो उन दोनों को जोड़ दोगे तो मार्केट प्राइस हो गया, बाजार का मूल्य हो गया, वो जोड़कर ही लेगा ना आपसे। अब देखो एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये थोड़े से भारी भरकम शब्द है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में और जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है ना भाई, यही 1-2 सवाल है, हो सकता है कभी भी आपसे पूछे जाए। और ये पूछेगा और आपने सवाल कर दिया तो समझ लो कि आप बहुत दूर निकल जाओगे बाकियों से। तो ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में कुछ भारी भारी शब्द लिखेंगे और कुछ नहीं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं। ये सिंपल ये है कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी घर का इनकम बदलता है तो उसके उपभोग में, उसका जो कंजम्पशन है उसमें कितनी बदलाव आती है, उन दोनों को तुलना कर ले तो हम कह देते हैं एमपीसी। सिंपल, दोबारा बोलूं कि किसी के इनकम के बदलाव के कारण उसके कंजम्पशन में, उसके उपभोग में क्या बदलाव आता है, उसको हम कह देते हैं एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, देखो इससे सी से डिनोट करते हैं। अब एमपीसी की वैल्यू पहले देखो, एमपीसी का फॉर्मूला जो होता है, ये डेल्टा का मतलब होता है बदलाव। जैसे मान लो कंजम्पशन शुरू में था कि कोई आदमी 5 किलो चीनी उसके घर में 1 महीने में खर्च था, लेकिन अब क्या है कि मान लो सिर्फ 3 किलो चीनी ही खर्च हो रहा है, तो 2 किलो घट गया। उन दोनों को घटाओगे ना, इस डेल्टा का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। जितना शुरू में था, जितना आखिर में है, जितना शुरू में, उन दोनों का अंतर ले लो। वैसे ही यहाँ पर भी डेल्टा का क्या मतलब है, अंतर। और वाई का मतलब क्या है, इनकम, कि जितना शुरू में था और जितना आखिर में, उन दोनों का अंतर ले लो। तो जो दोनों में बदलाव आए आए हैं, उन दोनों का अनुपात जब आप देख लेते हो तो क्या निकल जाता है, एमपीसी निकल जाता है। अगर मान लो एमपीसी 0 है, एमपीसी 0 का मतलब क्या है कि कंजम्पशन में जो बदलाव आएगा, कंजम्पशन 0 नहीं होगा, कंजम्पशन में जो बदलाव आएगा वो 0 होगा। ध्यान रखना ये बात भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम डेल्टा सी देख रहे हैं, सिर्फ सी नहीं देख रहे हैं। तो बदलाव 0 होगा ना, तब जाके एमपीसी 0 हो जाएगा। मतलब वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि इनकम भले ही कितना भी बढ़ जाए, लेकिन कंजम्पशन में कोई बदलाव नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कंजम्पशन में कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं मतलब शुरू में मान लो 10 किलो चीनी खा रहे थे, लास्ट में भी कितना 10 किलो ही खा रहे हैं, तो टोटल 0। तो 0 हो गया तो पूरा एमपीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी तो मैथ्स आपको आती है, आप तो सीएल की तैयारी कर रहे हो, तो 0 हो गया। अब एमपीसी 0। एमपीसी 1 का कहने का क्या मतलब है कि जितना भी आपका खर्चा आ रहा है, जितना मान लो कि इनकम में बदलाव आया, 10% बदला, जैसे मान लो कि 100 रुपए कमा रहे थे आप, 110 हो गया, 10% बढ़ा। तो जो खर्चा था ना उसमें भी जो कंजम्पशन आपका था वो भी 10% बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, एमपीसी का वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है, इनकम ज्यादा बढ़ रहा है, कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसके कंपेयर में कम बढ़ रहा है, समझ रहे हो, तब क्या हो जाएगा, 1 से कम होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा एमपीसी। इतनी बात आपको समझ आ गई। सिर्फ एमपीसी का डेफिनेशन याद रखना और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं एमपीएस पर।
जैसे हमने देखा कि वहां पर क्या था, कंजम्पशन का देख रहे थे हम, अब यहाँ सेविंग का देखेंगे और कुछ भी नहीं है दोस्त, कि आपके इनकम में बदलाव होने पर आपका जो बचत है, आपकी जो सेविंग है, उसमें कितना बदलाव आता है, वही चीज देखते हैं हम एमपीएस से। इसको कैसे डिनोट कर देते हैं, एस से। ठीक है, इसको निकालते हैं कैसे, जितना आपका सी आया है ना, सी आया है, वन में से सी घटा दो, वन में से सी घटा दो। ये तो मैथ्स में भी आप पढ़ते हो कि सेविंग कितना है, इनकम कितना है और कंजम्पशन कितना है, उसको निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हेवी हो गया है। तो देखो सेविंग कैसे निकालते हैं, कि टोटल इनकम माइनस कंजम्पशन, तो वन इनकम हो गया और सी मतलब कंजम्पशन हो गया, सी निकाल दो तो सेविंग बच गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, समझो कि पर यूनिट इनकम, पर यूनिट इनकम, ठीक है, पर यूनिट इनकम आपका कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, आपका कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। दोस्त समझ नहीं है बात, कि वहां 10% बढ़ रहा था या 20% बढ़ रहा था, यहाँ नहीं, यहाँ सीधा अमाउंट बढ़ रहा कि 20 रुपए ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, कंजम्पशन 1 किलो था 3 किलो हो गया, ठीक है, तो परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, यहाँ सीधे अमाउंट पूछ रहा है। तो कंजम्पशन पर यूनिट इनकम, और 1 रुपए के आधार पर इकाई जो आपका इनकम है ना, जैसे मान लो 1 रुपए में कई पैसा आपका खर्चा हो रहा है, या 1 पैसे में 1 रुपए में कई पैसा आप बचा पा रहे हो, यही दोनों बातें कही गई है इस, ये दोनों समझ में आ गया आपको, मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको समझो, या इनिशियल मल्टीप्लायर क्या होता है। ये कहता है कि मेजर्स हाउ मच टोटल इनकम चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट लगाया है, शुरू में अगर आपने इन्वेस्टमेंट लगाया, तो उसका टोटल इनकम में कितना प्रभाव पड़ा है, कितना गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, आपका निवेश बढ़ गया है, वही चीज किससे हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। आप समझ रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका गुणा हो रहा है बार बार, कि आपने 100 रुपए लगाया तो वो गुणा होकर के 3 गुना बढ़ गया, 300% हो गया, या ऐसा हो गया, ठीक है। इसको निकालने का ये फॉर्मूला, ये देखना मत, कोई काम का नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब एक आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये क्या होता है, बचत का विरोधाभास क्या होता है, जे.एम. किन्स ने इसको दिया था, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसने कहा कि जब हर कोई अगर बाजार में मंदी आ जाए, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, टोटल सेविंग इन इकोनॉमी होती है वो घटती है, बढ़ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सेविंग बढ़ गया, लोग बचा रहे हैं, कैसे होता है ये समझो, लोगों का विरोधाभास नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, मंदी आई, ऑलरेडी मार्केट में मंदी आई, लोगों ने क्या करा कि पैसा बचाना शुरू कर दिया, पैसा ज्यादा बचा रहे, जैसे मान लो कि 100 रुपए पहले था, उसमें से 70 रुपए खर्च कर रहे थे और 30 रुपए बचा रहे थे, अब क्या है 50 रुपए बचा रहे हैं। अब 50 रुपए बचा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका डिमांड कम हो गया है, कि वो सामान खरीद नहीं रहे हैं। अब जब सामान खरीदेंगे नहीं तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो लेस प्रोडक्शन होगा, लेस प्रोडक्शन, कम सामान बनेगा। अब कम सामान बनेगा तो बनाने वाले भी तो यही है ना, रोजगार भी तो यही कर रहे हैं, काम भी तो यही कर रहे हैं, तो जो कंपनी है इनको पैसा भी कम देगी, पैसा भी कम देगी तो इनको इनकम भी कम मिलेगा। अब इनकम कम मिलेगा तो अब एक बात बताओ, 100 रुपए में 30 रुपए बचा रहे थे, अब इनको मिल ही रहा है 50 रुपए, ठीक है, अब इनको मिल ही रहा है 50 रुपए या 80 रुपए मिल रहा है, मान लो, तब उसमें अगर पैसा बचा ही रहे हैं तो क्या बचा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो पैसा बचा रहे हैं मंदी के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बचत नहीं होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं इकोनॉमिक्स में, वो समझो। पहला, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। जैसे आप जानते हो ना, नेशनल इनकम मतलब पूरे राष्ट्र की आय, पर कैपिटा इनकम मतलब हर व्यक्ति की आय। कैसे निकालेंगे, तो जो पूरे देश का इनकम निकला है उसमें जो टोटल पॉपुलेशन उससे भाग दे दो, सिंपल बात। जैसे मान लो कि एक देश की कमाई कितनी है टोटल, 1 लाख रुपए, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, 1 लाख लोग रह रहे हैं, तो दोनों को भाग दे दो एक दूसरे से, कितना हो गया, एक व्यक्ति कितना रुपए कमा पा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है। इसको हम कह देते हैं पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कह देते हैं। देखो 1951 में आजादी के बाद से जब देखा गया था, 3687 रुपए था पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कितना था, हाँ, ये एक साल में देखा जाता है, स्पेसिफिक पीरियड कितना है, एक साल में, लगभग एक साल देखा जाता है। 2011 में कितना देखा गया, प्रति व्यक्ति आय औसतन 63,462 रुपए कमा पा रहा था। करंट में इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो, 1,14,705 रुपए 2011-12 के बेस प्राइस पर, आधार मूल्य पर निकाला जाता है। 1,14,705 रुपए हमारा क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम। इतनी बात समझ आ गई। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, देखो कुछ नहीं है,
यूज टू कंपेयर वैल्यू ऑफ करेंसी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि आपकी जो करेंसी है, ठीक है, और आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। समझो बात, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे यहां समझो, यूएसए का जो $5 है, मान लो इंडिया में वो 100 रुपए के बराबर है, इंडिया में 100 रुपए के, तो हम क्या कहेंगे कि भारत की जो करेंसी है यूएसए से 20 गुना कम है। 20 गुना कम है कि नहीं भाई? भले अमाउंट में ज्यादा है, लेकिन वैल्यू में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू में यूएसए की ज्यादा होगी। इसलिए हम कहेंगे कि वहां का जो लिविंग वैल्यू है, वहां का जो लिविंग कॉस्ट है, वो ज्यादा महंगा है। समझ रहे हो बात? क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती है भाई, हमारी करेंसी सस्ती है। अब आ जाते हैं बेसल नॉर्म्स पे। बेसल नॉर्म्स क्या होता है? देखो, नॉर्म मतलब मानदंड, कानून। बेसल एक जगह का नाम है। तो इंटरनेशनल बैंकिंग जो है ना, इंटरनेशनल जितने भी बैंकिंग है, उनको रेगुलेशन करने के लिए मानदंड बनाया गया, उसको हम कह देते हैं बेसल नॉर्म। इतनी बात याद रखना, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, या एनपीए क्या होता है? इसको हम बैड लोन भी कह देते हैं। एनपीए कुछ नहीं होता है कि देखो, ऐसा लोन जब कोई पे ही नहीं कर पाया, जो बॉरोवर है उसको पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कम से कम 90 दिन के लिए, तो उसने पैसा ले तो लिया है, लेकिन अब वो देने में असक्षम है, दे ही नहीं पा रहा, उसने देना ही बंद कर दिया, तो हम इसको क्या कह देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर बैड लोन। खराब लोन था यार, पिट गया वो पैसा। अब इसको निकालने के लिए कौन आएगा? इसको निकालने के लिए आता है वसूली भाई। वसूली भाई का नाम क्या है? बैड बैंक। बैड बैंक कौन है? वसूली भाई। बैड बैंक क्या करता है कि ऐसे पैसे, जैसे एनपीए हो गया, ऐसे पैसे जो फंसे हुए हैं, जो पैसा नहीं मिल रहा, इसको निकालने का काम करता है। सिंपल, इसके कुछ उदाहरण है, एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल। रटने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ याद रखना है कि बैड बैंक क्या होता है और एनपीए क्या होता है। अब देखो, दो टर्म है, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। इसमें भी लोगों को डाउट आता है। बैंकरप्सी का हिंदी में दिवालियापन होता है और इंसॉल्वेंसी का हिंदी में दिवालियापन होता है। तो हिंदी में तो अंतर नहीं निकाल पाएंगे, अंग्रेजी में एक अंतर होता है, अंग्रेजी में दोनों अलग अलग लिखा जाता है। बैंकरप्सी में ना, बैंकरप्सी जो है एक लीगल प्रोसेस है, एक कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया। और इंसॉल्वेंसी क्या है? एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है। कैसा सिचुएशन? आर्थिक सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत पता चलता है कि भाई एक व्यक्ति या फिर एक आदमी जो है, अब आपका जो फाइनेंशियल लोन था या एप्लीकेशन जो भी था, वो अब इसको देने में असक्षम है, उसका दिवालिया निकल चुका है भाई, अब उसको माफ कर दो, या जो भी हो कानूनी प्रक्रिया हो उसके तहत से चलो। अगर कानूनी प्रक्रिया उसमें शामिल हो गई किसी भी दिवालियापन में, तो उसको हम कह देते हैं बैंकरप्सी। अगर फाइनेंशियल कंडीशन आ गया कि भाई देखो उसके पास तो पैसा ही नहीं है, उसके पास तो हालत बहुत बुरी है, कि उसका कर्जा इतना ज्यादा है कि उसकी संपत्ति इतनी है, उसके 1 लाख की संपत्ति और 10 करोड़ कर्जा है मान लो, तो ऐसा हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, आर्थिक स्थिति के कारण निकलने वाले को क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी। और कानूनी प्रक्रिया के निकलने वाले कारण को क्या कहते हैं, बैंकरप्सी। ये बात समझ में आ गई। कॉल मनी क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, कॉल करने पर मनी मिल जाए, कॉल करने पर पैसा मिल जाए, ठीक है। मान लो किसी को, किसी बैंक को अचानक से जरूरत पड़ जाए, अचानक से जरूरत पड़ जाए पैसे की, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, दूसरे बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फोन करता है, जैसे आरबीआई को फोन किया, किसी और बैंक को फोन कर कि भाई मेरे को पैसा दे दो, 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें लौटा दूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉल मनी, कि 24 घंटे के अंदर लौटा देगा। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन 24 घंटे से ज्यादा हो और 14 दिन से कम हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, नोटिस मनी कह देते हैं, नोटिस मनी कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। सीलिंग मनी क्या होती है? सीलिंग का मतलब क्या होता है? छत। छत क्या होता है? छत आपका लिमिट होता है कि हाँ भाई ये मेरी ऊंचाई है, ये मेरा छत है, इतनी मेरी ऊंचाई है। तो ऐसा लिमिटेशंस जो आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी पर लगाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, आपके, जैसे मान लो कि आप यूपीआई में एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, तो यूपीआई से जो आप पैसा भेज रहे हो वो भी एक तरह का क्या है, वित्तीय काम है, वित्तीय प्रक्रिया है। तो वित्तीय प्रक्रिया जिस पर पाबंदी लगा दी गई हो, एक लिमिटेशन लगा दिया गया कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, उसको हम कह देते हैं सीलिंग मनी। समझ आ गई बात? इम्बार्गो शब्द इसलिए मैंने लिया ना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चलन में था, जब हमने हमारी और पाकिस्तान के साथ झड़प चल रही थी तब। इम्बार्गो का हिंदी अर्थ होता है प्रतिबंध। जैसे आयात निर्यात जो हम करते हैं ना, देखो ऑफिशियल बैन, सरकारी बैन जब लग जाए किसी भी आयात निर्यात पर, तो हम उसको क्या कह देते हैं, इम्बार्गो या प्रतिबंध कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं नॉस्ट्रो और वस्ट्रो, ये दो शब्द हैं, ये क्या होते हैं? देखो, दो तरह के अकाउंट होते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि हमारे देश का कोई बैंक है, ठीक है,
हमारे देश का कोई बैंक है, उसने किसी दूसरे बैंक में अपना खाता खोला हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे देश में कोई बैंक है, एसबीआई हो गया, उसने किसी दूसरे बैंक में, स्विस बैंक में अकाउंट खोल लिया अपना कि भाई चलो मेरी एक जमा पूंजी है, इसको जमा रखना था, तो उसको हम कह देते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। लेकिन सेम इसका उल्टा हो जाए कि किसी दूसरे देश का आकर के हमारे बैंक में खोल ले, तो उसको हम क्या करते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट। इसको याद कैसे रखोगे, देखो वॉस्ट्रो है ना, वॉस्ट्रो में ना वी को थोड़ा सा इसको लंबा खींच दो, वी को वी को जब यहाँ पर लंबा इसकी पूंछ खींचोगे तो ये वाई बन जाएगा। तो वॉस्ट्रो मतलब योर्स, वॉस्ट्रो मतलब योर्स, यानी योर अकाउंट इन हमारे बैंक। समझे बात, आगे बात समझ, आगे बढ़ जाते हैं। देखो कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, आपको पता होगा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हैरोडोमर मॉडल, हम देखेंगे 5 ईयर प्लान बेस है हैरोडोमर मॉडल पे। आप सुनते हो ना बार बार, आखिर ये है क्या। तो हैरोडोमर ने मॉडल दिया था अर्थव्यवस्था के लिए, क्या कहा था कि हाउ इन्वेस्टमेंट ड्राइव्स इकोनॉमिक या ग्रोथ, या फिर आर्थिक जो वृद्धि है, कोई भी निवेश कैसे आर्थिक वृद्धि को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक विकास को, आर्थिक विकास को निवेश द्वारा ड्राइव किया जाता है, चलाया जाता है, उसको कौन से मॉडल में बताया गया था, हैरोडोमल मॉडल। ठीक है कि भाई देखो निवेश से हम आर्थिक वृद्धि में क्या क्या चीजें करी जा सकती है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसका उदाहरण है। महल नोबिस मॉडल आपने पढ़ा होगा। महल नोबिस मॉडल में क्या था कि निवेश तो करो लेकिन लार्ज इंडस्ट्री में। महल नोबिस साहब कहते हैं कि लार्ज इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, हैवी इंडस्ट्रियां, उनमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो कौन सा मॉडल हो जाता है, महल नोबिस मॉडल। प्यूरा मॉडल क्या हो जाता है, PURA, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ये कलाम साहब के द्वारा प्रपोज की गई थी। कलाम साहब के द्वारा है तो ऑब्वियस बात है कि समाज की भलाई के लिए किया गया होगा। तो उन्होंने कहा था कि अर्बन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, शहरी जैसा जब बढ़िया रास्ता, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया घर, ऐसी चीजें ग्रामों में मिलने लगे, गांव में मिलने लगे, तो ऐसे मॉडल को हम प्यूरा मॉडल कह देते हैं। किसने दिया था, कलाम साहब ने। अब आ जाते हैं गांधी मॉडल। अब गांधी जी की बात आ रही तो गांव की बात आएगी, क्योंकि गांधी जी को पंचायत से बहुत प्यार था, आपको पता है ना, पॉलिटी में आप देखते हो। तो अगर गांव गांव जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, गांधीयन मॉडल है। या ग्राम स्वराज की बात किसने कही थी, गांधीयन मॉडल में इसकी बात की गई है। इतनी बात समझ आ गई। अब दो चीजें समझो, फ्रीडमान का मॉडल क्या है, फ्रीडमान का मॉडल क्या है, और बॉमोल्स का हाइपोथेसिस क्या है। देखो फ्रीडमान में क्या होता है ना, फ्रीडमान में कि लोग समझते हैं कि भाई देखो किसी का एक मंथली इनकम है ₹1,00,000, है ना। अब उसको अचानक से क्या हो गया कि ₹10,000 का बोनस मिल गया। तो ₹10,000 का बोनस मिल गया तो लोग समझते हैं कि देखो भाई भले ही बोनस मिल गया, लेकिन खर्चा हम उसी हिसाब से करेंगे जितना हम हर महीने कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे को पैसा ज्यादा मिल गया तो हम खर्चा ज्यादा करेंगे, नहीं, क्योंकि हमें लंबे समय के लिए सोचना है। तो ये तो 10,000 आज मिला है, हर महीने थोड़ी मिलेगा। तो जो करंट इनकम है, जो वर्तमान आय है, उसके आधार पर ना सोच करके लंबे समय के लिए जब सोचा जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडमान का मॉडल कहा जाता है। समझ आएगी बात। अब बोयमल्स का मॉडल क्या होता है, ठीक है, या बाउमल्स का मॉडल या हाइपोथेसिस क्या होता है। इसके कई सारे अलग अलग चीजें हैं, कई सारे। इसका एक सबसे जो मेन है वो ये है कि मैनेजर्स जो हैं, जितने भी कंपनियां, उसके मैनेजर्स जो हैं, वो अपने जो सेल्स हैं उनको मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, रादर देन प्रॉफिट। वो उनको उससे मतलब नहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो उनको दिखाना है ना कि भाई हम 1,000 पैकेट बेच चुके हैं, है ना, या 2,000 पैकेट बेच चुके हैं, ताकि जितना पैकेट उनको दिखाएंगे ताकि उनको उसके बदले में रिवार्ड मिलेगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसी बात किस में कही गई, बाउमोल्स की हाइपोथेसिस में कही गई। इस बाउमोल्स की हाइपोथेसिस में और सारी भी बातें कही गई। हालांकि पिछले बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो पब्लिक बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी क्षेत्र का बैंक, जैसे जिस पर गवर्नमेंट का कितना हक हो, 50% से ज्यादा, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको हो गया, ये सब कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है। बस उदाहरण देख लेना, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है कि ये पब्लिक बैंक का एग्जाम्पल है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का एग्जाम्पल। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या है,
तो उसमें जो मेजोरिटी है 50% से ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, किसी प्राइवेट कंपनी की है, संस्था की है, किसी व्यक्ति की है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, ये सारे बैंक हो गए। आगे बात समझ, यहां तक चीजें हो जाती है खत्म। बच गए 3 टॉपिक आपके, सेंसस, FYP 5 ईयर प्लान और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसीलिए क्योंकि पिछले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो वो हम अलग से कर लेंगे। बाकी मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स खत्म होता है। आप आज 5 ईयर प्लान की वीडियो कल तक आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। बाकी आप इसको देख लें। अब हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लगा लेते हैं, शुरू करें। देखो पहला क्वेश्चन ये कल रह गया था क्योंकि इसमें मिसप्रिंट कुछ हो गया था, इसलिए कल ये रह गया था। पहला, डिवैल्यूएशन, डिप्रेसिएशन और डिफ्लेशन, ये 3 बात है। डिवैल्यूएशन में क्या था कि सरकार खुद अपना पैसा डाउन करे। देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन 5, ये देखो ऑप्शन 5 ऑफिशियल रिडक्शन है। ऑफिशियल रिडक्शन मतलब आधिकारिक रूप से कटौती हो रही है, किसमें, अपने पैसे की वैल्यू में। हमने देखा था कल, उसको क्या कह देते हैं, डिवैल्यूएशन कह देते हैं। तो ये का क्या हो गया 5। अब डिप्रेसिएशन है मतलब पैसे की गिरावट हो रही है, लेकिन किसके कारण, मार्केट के कारण। मैंने कल बताया था नहीं कि मार्केट में कुछ लोग हैं, अगर उनके कारण से ये चीजें बदल रही हैं, डिक्लाइन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, तो बी का क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन देखो, ए का 5, बी का 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि सी और डी भी देख लेते हैं। सी में क्या था, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या था, इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा था, मतलब महंगाई का जस्ट उल्टा था ये। तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन करेंसी, होम करेंसी कह सकते हो। ये जो अपनी करेंसी है उसका भाव क्या कर दिया हमने, कम कर लिया, बढ़ा दिया। समझ रहे हो ना, कि जो हम फ्री में बांट रहे थे कि चलो भाई $1 में आप 100 रुपए ले जाओ हमारा, लेकिन अब हमने क्या कर लिया, उसको और छोटा कर दिया कि नहीं भाई अब $1 में हम आपको 80 रुपए ही देंगे, 60 रुपए ही देंगे, कम कर दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। ऐसा भी होता है ना। एक्सचेंज कंट्रोल में क्या है, एक्सचेंज तो सिंपल है कि भाई चलो एक्सचेंज कर लिया, फॉरेन के साथ, फॉरेन करेंसी के साथ, विदेशी मुद्रा के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो ऑप्शन करेक्ट इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में जब लोग केवल कुछ महीनों के लिए पर्यटन स्थलों और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि पर्यटन से जुड़ा हुआ जो कारोबार है, उसके बाद जब वो बेरोजगारी आती है, तो कौन सी बेरोजगारी है भाई, हमने देखा हुआ है ना, सीजनल। ऑब्वियस बात है, ये ऑलरेडी इसमें टिक पता नहीं कैसे लगा हुआ है, बट आप देख लेना, खैर अच्छा है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, कि जब समय आएगा, जब सीजन आएगा, जैसे कश्मीर का सीजन आता है तो लोग जाते हैं, 12 महीने नहीं जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। अब ये क्वेश्चन है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना एग्जाम में, तो ये आप कितना भी पढ़ लो, इसको छोड़ना चाहिए। जब आपसे क्वेश्चन से नहीं हो रहा है ना, अगर आप एवरेज से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हो तो ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करो। मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ, या आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है और भी कहीं किताब में ढूंढा मैंने, कहीं भी नहीं दिया हुआ। ये सब सिर्फ एलिमिनेटर है, ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो टेक्नोलॉजी थी, उसने क्या करा कि अनाजों के जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, उसको तो बढ़ा दिया, हमको पता है, ठीक है, लेकिन कितना मिलियन टन बढ़ा दिया, ये भी कोई पूछने की सवाल है। आप देख लेना कि 141 मिलियन टन के आसपास हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय समावेशन के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन है जो कि सस्ते तरीके से बैंकिंग सेवाएं जैसे कि बचत खाता, याद आ गया, बचत खाता कौन है, जनधन, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन उपलब्ध कराता है। सिंपल भाई, जनधन। देखो भाई हिंदी वालों में, तुम्हारी हिंदी में पढ़ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता। अब मुझे नहीं लगता कि इससे सवाल तुमसे छूटेंगे। अगला सवाल देखो, भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। मैंने बताया ना कि हमारे पास लेबर भी है, हमारे पास एनवायरमेंट भी है, हमारे पास क्या है, पढ़ाई लिखाई भी है भाई, ऑब्वियस बात। हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन उतनी नौकरियां नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो कि पैसे, वेतन और बेरोजगारी आ गया, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट याद आया, किससे जुड़ा हुआ है, फिलिप्स कर्व से। देखो ये दोनों तो होगा नहीं, बी और सी। इनिशियल मॉडल भी नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं, कौन सा होगा, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व। देखो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैंने ये भी टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ा है जैसे सवाल नहीं बन रहा है, ये भी देख लो एक सवाल, आप खुद से भी अब लगाना क्वेश्चन से आराम से। इन्वेंट्री से एक सवाल पूछा गया है कि एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की इन्वेंट्री में बदलाव को सही रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है। सिंपल बात है कि जितना प्रोडक्शन हुआ एक साल में और जितना बेचा गया, उस दोनों का अंतर ले लो, ऑप्शन ए ही सही है।
ये देख रहे हो आप, उस दोनों का अंतर ले लो, जितना बना है उसमें से जो बेचा गया उसको घटा दो, इन्वेंट्री हो गई आपकी। 7 नंबर देख लिया हमने, 8 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पहली हरित क्रांति ने प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को जन्म दिया। ऐसा कई जगह पर होता है, कई जगह पर नहीं होता है, बट ऐसा नहीं हुआ था। उस समय हमने खेती अच्छी खासी करी थी और प्रोडक्शन भी अच्छा किया था, उस समय दिक्कतें नहीं आई थी। दिक्कतें बाद में आनी शुरू हुई। सेकेंड रिवोल्यूशन जो था, सेकेंड फेज था रिवोल्यूशन का, साउथ इंडिया में हुआ, सही बात है, यानी दूसरा ऑप्शन तो सही है। तो दूसरा ऑप्शन तो सही है, सिर्फ हाँ दो ये भी ठीक है, ये ऑप्शन तो लग गया, बी ऑप्शन तो खत्म हो गया। 2 3 में है तो हम देख लेते हैं। सेकेंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसने इंश्योर किया क्या कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी हो। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट ये भी सही है। देखो जनरल स्टेटमेंट लग रहा है ना पढ़ करके कि अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है, बहुत जनरल है, इसमें कहीं गलती नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि समाज को हानि पहुंचाने की बात कर रही है, ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा लगे जनरली आपको नहीं भी पता हो तो मान लेके चलो कि ये सही है, ठीक है। कुछ बातें सरकार आपको बतानी भी चाहती है, ऐसा नहीं है कि पूछ रही है। तो 2 और 3 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था क्या, कृषि के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है ना, होलिस्टिक अप्रोच। याद आया कि बड़े लेवल पर अब क्या किया जाए कि हमने 3 4 स्टेट तो देख लिए हैं, अब हम बड़े लेवल पर इसको फैलाएंगे, बहुत सारे स्टेट में जाएंगे, खास करके साउथ इंडिया में जाएंगे। समझ आ गई बात, केमिकल वर्ल्ड ये सब नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में सही नहीं है। रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो मूव इन सर्कुलर मैनर इन एन अपोजिट डायरेक्शन। रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो, अरे ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, आप इसको अभी रहने दो, इसमें कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, देख लेंगे, टेंशन मत लो भाई। ये क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिनमें मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है, बताओ। क्या वैसे सवाल छूटेंगे आपसे। एग्रीकल्चर, कृषि, जब मौसम आएगा तब काम होगा, बाकी टाइम आप बेरोजगार बैठे रहोगे। अगला सवाल देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन से कितने सारे सवाल, और सिर्फ उन 5 7 लाइनों से सारे सवाल लगभग आपके सही हो रहे हैं, और जो मैंने बोला वो सारी चीजें जोड़ दो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति से भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। सबसे ज्यादा पंजाब, शुरुआत यहीं से हुई, मैंने बताया ना आपको, पंजाब। आगे बात समझ, खत्म करते हैं हम। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स खत्म होता है, जो छोटे बहुत टॉपिक बच गए हैं उसको भी मैं करा दूंगा, लेकिन ऑफिशियली इकोनॉमिक्स दी एंड होता है, 5 ईयर प्लान में करा दूंगा आपको, सेंसस हम अलग से कर लेंगे। अब आप फ्री हो जाओ, इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दबा के लगाओ, सारे एसएससी के क्वेश्चंस लगाओ, कोई भी सवाल कहीं पर भी कुछ फंस रहा है मुझे करके बताओ कि भाई ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा, मैं उसको कराऊंगा। या कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि वो छूट गई हो तो प्लीज आप मुझे आकर के बताइए, और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों को भी बताओ कि यार देखें, ताकि हमारे अंदर भी थोड़ी सी वो एनर्जी रहे कि हाँ भाई अच्छे लोग देख रहे हैं। यकीन मानो एक भी बंदा अगर देखा ना एग्जाम बाद वो आकर के बोलेगा सॉरी कि भाई मैं आपकी वजह से 1 2 सवाल एक्स्ट्रा कर पाया, और 2024 गवाह है कि 1 2 सवाल का वैल्यू कितना ज्यादा है। तो बाकी आप समझदार हैं, ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर जल्दी। जय हिंद, बाय बाय।